Presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कराया था। पहले हमने एक एग्जांपल सॉल्व कराया था और उसके बाद में बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अब की, तो अभी भी हम ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहेंगे हम और उसके बाद में बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताएंगे। अच्छा, एक पहला पॉइंट ये होना चाहिए हमारा कि बेस थ्योरम लगेगी कब। बेस थ्योरम में अभी तक जितनी भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उस प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछा जा रहा था कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी आपको आउटकम बाद में दिखाया जा रहा था। इस बार केस थोड़ा सा उल्टा है। यहां सबसे पहले सपोज कि दो बैग हैं, दो बैग में कुछ डिफरेंट बॉल रखी हैं और उस बॉल में से एक बॉल निकाल के आपने देख ली कि ये बॉल ब्लैक है या वाइट है, और उसके बाद अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये बताओ कि किस बैग से लिए। भाई सिंपल सी बात है, जब हम कहीं जाएंगे तो सबसे पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे बैग को। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे बैग को, और उस बैग को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे बॉल को। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अब यहां क्या पूछ रहा है? अब तक क्या पूछा जाता था कि ये जो बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये व्हाइट है ब्लैक है। बट इसमें क्या पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी, बॉल हम चेक कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कौन से बैग से होगी। बात समझ में आई? तो ये यहां पे लगेगी बेस थ्योरम। यानी जब हम पीछे आगे जाके एक स्टेप पीछे आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि बेस थ्योरम लग रही है। ठीक है, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड ही है, इसका यूज होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। और हम एक एग्जांपल की हेल्प से पहले इसको समझेंगे, फिर हम जनरल वे का एक फॉर्मूला लिखेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि आप फॉर्मूले को रटिए, फॉर्मूले को याद करने, आपको समझने की जरूरत है, उसे याद रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 16 ले लेते हैं बुक का। 15 करा चुके हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल। बैग 1 बनाओ, ठीक है, इसमें 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। एक दूसरा बैग है और इस बैग में 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। 1 ball is drawn at random from one of bag and it is to found be red। 1 ball हमने ड्रॉन की है, 1 ball is drawn, हमने एक बॉल ड्रॉन की है और क्या है? इट इज फाउंड टू बी रेड। बॉल ड्रॉन की और हमने देखा और उसको हमें क्या मिला? वो रेड बॉल मिली है। कैसी बॉल है? कैसी बॉल मिली है हमें? रेड बॉल फाउंड हुई है। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इट वॉज फ्रॉम सेकेंड बैग। तो टू फाइंड में हमें क्या करना है? द बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। एक बार फिर से अब क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, सारी चीजें। पहला बैग, पहले बैग में 3 बॉल कैसी हैं? रेड हैं। 4 बॉल कैसी हैं? ब्लू हैं या ब्लैक हैं। 5 बॉल कैसी हैं? रेड हैं। 6 बॉल कैसी हैं? ब्लैक हैं। कौन से बैग में? फर्स्ट बैग, सेकंड बैग।
अब हमने क्या किया, एक बॉल निकाल ली है और हम क्या देख रहे हैं कि ये बॉल कहां से है, ये बॉल निकाल ली और बॉल को देखा है, देख के पता चल गया है कि बॉल रेड है। तो पूछ रहा है बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल बैग सेकंड से होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बार बेसिक प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालोगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे, थोड़ा ध्यान से फोकस करो इधर क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, बैग की प्रोबेबिलिटी बैग 1 की मैं निकालता हूं तो क्या आएगी बच्चों, क्योंकि 2 बैग हैं और 2 बैग में से एक बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/2। सिमिलरली बैग 2 की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। अब हमसे कह रहा है बॉल रेड निकल के आई है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब बैग B1 कंफर्म हो गया है, जब बैग B1 कंफर्म हो गया है तो ये आ जाएगी 3/7। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहां से क्या आएगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब कंफर्म क्या हो गया है कि ये बैग B2 से है, 5/11। पॉइंट इज क्लियर? तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए इसको, एक बार फिर से उसी डायग्राम में बनाते हैं जो वेन डायग्राम हमने लिया था। ठीक है, ये एक वेन डायग्राम है, यहां ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। अब बैग 1 और बैग 2 दोनों दे रखे, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की पूछ रहा है। सपोज ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, यहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये निकल रही है, यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे इस पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे फोकस करना होगा। मैं अभी बेस थ्योरम की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि जब बात रेड बॉल की थी तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालिए। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेड बॉल बैग 1 से भी आ सकती है, वो रेड बॉल बैग 2 से भी आ सकती है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 रेड। यहां मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमने देखी है वो लग जाएगी, उसको लगाते हैं। मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको, बट इसको लिखने की वजह यह है कि आपको विजुअलाइज हो पाए कि हम लेने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन ले क्यों रहे हैं ये बात आपको पता चल जाए। पी आर निकाल रहे हैं हम। अब यानी ये है कि पहले बैग 1 आया होगा, फिर बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, जब बैग 1 आ चुका है, फिर बैग 2 की प्रोबेबिलिटी, और अगर बैग 2 निकाल लिया है रेड आने की प्रोबेबिलिटी बैग 2 से। ये आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में खूब डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब इसको ये कितना है बैग 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब क्या है पी आर B1 3/7 प्लस पी B2 ये कितना है फिर से 1/2 और 5/11। एक बार इसको देखो, यहां मैं यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं क्योंकि इस वाले पार्ट को मैं हटाऊंगा। ठीक है, तो बेटा जो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की थी वो कितनी आ गई 3/14 5/22। ये नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, कम आता है। आ रहा है आप नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद में अब देखो यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगा 33 + 35 अपॉन
और 154। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 68 अपॉन 154। 2 से कैंसिल कर लो, 4 से ये चला जाएगा 17 बार, सॉरी 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 34, और 2 से जाएगा 72 टाइम्स, और ठीक है 77। तो ये कैंसिल कर दिया। PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ गई 34 अपॉन 77। ये रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा पूछा क्या है, थोड़ा सा ये पार्ट मैं हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि क्वेश्चन वाला पार्ट को हम हटा रहे हैं, ये पार्ट हटा रहा हूं। ये देखो यहां देखते, नीचे आइए, क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, जब रेड बॉल फाइंड हो गई है, जब रेड बॉल आ गई है तो ये पूछा है उसने। देखो एक बात बताओ, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ी थी और उसको भी यूज नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा था। जब सारे पार्ट लिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ ली। हमने एक भी बार ऐसा नहीं समझा कि कोई ऐसी नई चीज इसमें आ रही है, क्योंकि वो सारे पॉइंट वही आ रहे हैं। अब हमसे जो पूछ रहा था, बस हमारे लिखने का तरीका वही हुआ जो होना चाहिए था। अब रेड बॉल हमें पता है, लेकिन वो बैग सेकंड से है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P B सेकंड से ये R अपॉन PR जो फाइंड हो चुका है। इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। क्या क्या दोनों लिख सकते हैं? इसको R अपॉन B भी ले सकते हैं और B अपॉन R भी ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो हमें इसमें क्या क्या पता है, क्या क्या सॉल्व किया था, ये तो हमसे पूछ रहा है, तो इस फॉर्मेट में लिखने से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेकंड, है ना, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन, जब बैग सेकंड हमने फाइंड कर लिया है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R। अब यही जो थ्योरम यूज हुई है, इसी थ्योरम को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है बेस थ्योरम। ये जो थ्योरम जो आपने अब तक लगाई और बिना उसके थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर लिया, बिना नाम दिए, इसको हमने बोला बेस थ्योरम। बस इसको पुट कर दो। अब P सेकंड की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, और वहां से रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी थी 5/11, और ये हम अलग से कैलकुलेट कर चुके थे 30/77। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ भाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 77 अपॉन 2 × 11 × 34। तो 77 11 से कितने टाइम चला जाएगा, 7 टाइम। आपका आंसर आएगा 35/68। तो सर इसमें जब हम PA लिख रहे हैं, PA की जगह हम ये PA जो ये वाली लाइन है वो भी लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कोई बन जाएगा, इस तरह बन जाएगी। बस इसको हम डायरेक्टली अब लिख के दिखाएंगे, वहां हाफ हटाएंगे, फिर उसको एक जनरल फॉर्मेट देंगे और उसी को हम बेस थ्योरम बोल देंगे। ठीक है, अभी इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अभी ये जो एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन किया था 16 नंबर का, उसमें हमें ऐसी कहीं जरूरत नहीं लगी कि हम कोई थ्योरम लगा रहे हैं, बट जैसे जैसे स्टेप बनाते चले गए, वही स्टेप एक फॉर्मेट ले गए और उस फॉर्मेट का नाम था, चलिए तो एग्जाम्पल आपने पढ़ा देखा। अब हम बात करेंगे बेस थ्योरम का जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सपोज
ये एक सैंपल स्पेस है और इसमें ये कोई इवेंट E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये En है। E1 इवेंट है, E2, E3, En ये इवेंट है और इसी सैंपल स्पेस में कोई दूसरा इवेंट है E। ठीक है, अब आपसे पहले क्या पूछ रहा था कि E की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, पहले पूछता था E की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम E1। अब क्या पूछ रहा है, आपको पता है, देखो इस ये पार्ट, सपोज यहां सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि E1, E2, E3 और En ये कैसे इवेंट होंगे हमारे, ये होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने आपको मतलब बताया था कि एक दूसरे से सेपरेट है, तो इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हो। दूसरा एग्जॉस्टिव इवेंट का मैंने मीनिंग बताया था पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर सारे इवेंट को ऐड कर दें तो ये सैंपल स्पेस के बराबर पहुंच जाए, इसको हमने क्या बोला था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा था। और इसके बाद में अब वो क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पूछ रहा है। पहले E की देता था, कब, जब हमें पता है कि ये इवेंट E से आ रहा है। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E। ठीक है, ये पार्ट सिर्फ हमें यूज करना है, सिर्फ इस बात की बात कर रहा है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सेम यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E कहां कहां आएगी, E यहां भी है, E यहां भी है, ये भी E है, ये सारा का सारा E है। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी कंप्लीट PE। तो मैं एक स्टेप और लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब E गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E प्लस ये पार्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इंटरसेक्शन E का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में En इंटरसेक्शन E। ये आ रही है टोटल प्रोबेबिलिटी E की। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं इसे P E1 अपॉन E। अब इसको, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हो, P E, और जब E1 हमें पता हो और दूसरा P E1 की प्रोबेबिलिटी अपॉन इसको E1 प्लस P E E2 लास्ट तक P E, जब P En आपको पता है, तो ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है बेस थ्योरम।
नोट करिए इसे एक बार। ठीक है बच्चों, ये नोट हो गया होगा, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।